हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि यार देखो, इंडिया जो है वो दुनिया की फार्मेसी कहलाती है या दुनिया का मेडिकल स्टोर कहलाता है, लेकिन इंडियन वैक्सीन जो है वो 90% ममालिक जो हैं वो मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही गुज़िश्ता शाम को ये ख़बर आ गई कि एक अहम मुल्क ने जो है इंडियन वैक्सीन को कबूल कर लिया, यानी जो कोविशील्ड है उसको अप्रूव कर लिया गया और वहाँ से बाकायदा तौर पर ये अफराद जो हैं वो उस मुल्क चले भी गए हैं। इसके साथ साथ मुझे 3 अहम क्वेश्चन जो हैं वो मिले हैं, तो उनका जवाब मैं आगे जाके देता हूं, जो कि माल्टा VFS या माल्टा वीज़ा के हवाले से उन पर भी बात करते हैं। लेकिन जो मैं आपको ये ख़बर देने जा रहा हूं वो ये थी कि UAE ने, कल मैंने UAE का नाम लिया था कि UAE इंडियन कोविशील्ड को क्यों तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन शाम को ये ख़बर आ गई कि इंडिया की जो कोविशील्ड है उसको UAE ने तस्लीम कर लिया और बाकायदा तौर पर ये अफराद जो हैं कोविशील्ड लगवा कर UAE गए हैं। हाँ, वो थे इकामा होल्डर्स, लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर, बल्कि बड़ी ख़बर ये भी आई है कि UAE ने उन इंडियन शहरियों को UAE में विज़िट वीज़े के लिए दाखिले की इजाज़त दी है कि जिनके पास UK, USA या यूरोपीय यूनियन का वीज़ा, चाहे वो रेजिडेंट वीज़ा चाहे वो विज़िट वीज़ा है, ये तमाम अफराद जो हैं ये UAE जा सकते हैं विज़िट के लिए। अबू धाबी जा सकते हैं, क्योंकि हर रियासत का अभी आजकल क्योंकि अलग अलग कानून चल रहा है, तो जो अबू धाबी है उसने इजाज़त दी है। तो अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो बाकी मुल्क है या बाकी रियासत है, यानी दुबई हो गया, शारजा हो गया, ये भी इजाज़त दे देंगे विज़िट वीज़ा होल्डर्स को UAE में इजाज़त की, क्योंकि सबसे अहम जो इवेंट है वो एक्सपो, और एक्सपो होने जा रहा है तकरीबन 45 दिन के बाद। अब मेरा ख्याल 45 दिन से भी थोड़े दिन रह गए हैं, तो ये तमाम अफराद जो हैं ये जा सकते हैं UAE। ख़ास तौर पर फ़िलहाल अबू धाबी जिनके पास ये विज़िट वीज़ा, तो आने वाले दिनों में जो नॉर्मल लोग हैं यानी जो आम अफराद हैं वो भी जा सकेंगे, कि इसमें कोई मसला या परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि एक्सपो जो है इस पर UAE ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ख़ास तौर पर दुबई की रियासत ने एक मुकम्मल तौर पर नया शहर बजाया, नई रेलवे लाइन बिछाई है, और इसके पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट है मेरा ख्याल आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये चलनी भी एक्सपो है तकरीबन 6 माह, और इसका आगाज़ होने जा रहा है तकरीबन 40 से 45 दिन के दरमियान। एग्जैक्ट दिन मुझे याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 40 दिन ही आप लगा कर चलें तो विज़िट वीज़ा जो है वो खुल जाएगा, आप परेशान ना हों। तो कोविशील्ड जो है इंडिया की उसको UAE ने अप्रूव कर लिया है। हाँ, ये है कि वो उसकी अप्रूव लिस्ट में अभी नहीं है, अभी सिर्फ अप्रूव लिस्ट में स्पुतनिक है, साइनोफार्म है, इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन है, एस्ट्राजेनेका है, फाइज़र है और मॉडर्ना है। लेकिन कोविशील्ड भी आने वाले दिनों में ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी कोविशील्ड वाले अफराद जो हैं उन्होंने बाकायदा GDRF और ICS से अप्रूवल लेके UAE का सफ़र किया है। उनके मैं नाम भी आपको बता दूंगा, वो अफराद जिन्होंने UAE का विज़िट किया, UAE में दाखिल हुए हैं, हालांकि वो इकामा होल्डर्स थे और उन्होंने UAE से बाहर वैक्सीन करवा रखी थी। UAE के अंदर तो कोविशील्ड नहीं लग रही, ज़ाहिर बात है उन्होंने इंडिया से लगवाई थी ये वैक्सीन। तो इसके अलावा सबसे अहम जो मेरा ख्याल है जो अपडेट आई है वो माल्टा के हवाले से है कि माल्टा जो है वो फ़िलहाल CVU अप्रूवल दे रहा है, क्योंकि मेरी एक बात हुई है बांग्लादेश के भाई से, जो मैंने आपको बताया कि 3 अहम क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, तो मैं उनको जवाब तो दूंगा लाजमी तौर पर। अब्दुल मोमिन साहब हैं बांग्लादेश से, उन्होंने मुझे एक सवाल भेजा है, सवाल क्या है, कमेंट किया, जो मैंने पढ़ के आपको बताना ज़रूरी समझा है। उन्होंने कहा कि मुझे CVU अप्रूवल मिल गई है, मैंने अपना जो भी मंजूर शुदा वैक्सीन थी यूरोपीय यूनियन की या EMA की वो करवा रखी थी और अपना सर्टिफिकेट भेजा था अपने एम्प्लॉयर को माल्टा में, तो उन्होंने मेरा CVU अप्रूवल जो है वो हासिल कर लिया है। अभी जो VFS बांग्लादेश में माल्टा के लिए वो बंद है, तो मुझे कोई सजेशन दें कि मैं क्या करूं या कहां जाऊं। अभी फ़िलहाल बांग्लादेश के लिए भी विज़िट वीज़ा UAE का बंद है। अगर विज़िट वीज़ा खुला होता तो ये बहुत आसानी से UAE आ सकते थे और अपने CVU अप्रूवल की बिना CVU अप्रूवल के बिहाफ पे ये अप्लाई कर सकते थे और इनका वीज़ा आसानी से लग सकता था। लेकिन सबसे बड़ा मसला वो इनको ये दरपेश है कि ये क्योंकि अभी बांग्लादेश में मौजूद है और बांग्लादेश जो है वो UAE की रेड लिस्ट में है, और वहाँ से अभी इकामा होल्डर्स तो आ रहे हैं लेकिन विज़िट वीज़ा होल्डर्स नहीं आ सके, तो इस बिना पर ये बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। इन्होंने एक और कमेंट किया या पूछा है कि देखें मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब मैं पहुँचता हूँ माल्टा, तो वहाँ जाके जब मैं अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूँगा या कार्ड के लिए अप्लाई करूँगा, जो भी जिसको हम इकामा कहते हैं आम ज़ुबान में, या रिहायशी परमिट के लिए अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए मैं आपको पाकिस्तान की हद तक बता देता हूँ। जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं या जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने मुझे कहा कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी फ़िलहाल पोलियो फ्री नहीं है, तो आपके पास पोलियो फ्री कार्ड होना चाहिए। कार्ड कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है अभी है, इस तरह का कार्ड होना चाहिए।
ठीक है, ये कार्ड होना चाहिए आपके पास। ये पोलियो उसको कहते हैं। ये तो हो गया पोलियो कार्ड कि मैंने पोलियो की वैक्सीन ले रखी है। इसकी मुद्दत जो होती है 1 साल होती है, और ये आप पाकिस्तान के किसी भी सरकारी जो मेडिकल स्टोर सरकारी हॉस्पिटल जो है, सॉरी मेडिकल स्टोर कह रहा था, सरकारी हॉस्पिटल जो है वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके जब आप ये कार्ड लेते हैं तो उसके उसी वक्त आपको वैक्सीन दी जाती है पोलियो की, और साथ ये कार्ड दे दिया जाती है। इसकी मुद्दत जो होती है 1 साल होती है। इसके अलावा एक और अहम डॉक्यूमेंट चाहिए, वो होता है हिफाजती टीकों का, कि आपने अपने बचपन में हिफाजती टीके मुकम्मल करवा रखे हैं। तो ये आपको यूनियन काउंसिल की सतह पर जहाँ से भी ये टीके वगैरह लगते हैं या सरकारी हॉस्पिटल से टीके लगते हैं, वहाँ पर आप जाकर अपना रिकॉर्ड ले सकते हैं। आमतौर पर ये 5 साल तक का रिकॉर्ड होता है कि इस उम्र में या इस डेट को इस बंदे को ये इंजेक्शन लगा, इस उम्र में ये इंजेक्शन लगा। वो डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा दूँगा, वो भी मैंने बनवाया है। तो ये पोलियो कार्ड हो गया पाकिस्तान की हद तक, और शायद आपको हिफाजती टीकों का वो सर्टिफिकेट पेश करना पड़े, और जो मेडिकल होगा वो आपका जाके माल्टा में होगा। ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए लाजमी तौर पर, मेडिकल से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड कि ये बंदा फ़िट है और इसने बाकी सारी वैक्सीन करवा रखी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप भी हासिल करें। अपना जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो अपने साथ रखें, और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो आपको ज़ाहिर बात है अपने पास रखना ही है। ये तो अब्दुल मोमिन साहब आपके वो हो गया, सवालों का जवाब हो गया। दूसरा आपने ये कहा था कि अगर ये मेरा एक्सपायर हो जाता है, जो मेरा लेटर इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, अगर ये एक्सपायर हो जाता है, आया ये रीन्यू होगा कि नहीं होगा। देखिए मेरे पास भी यही है अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, जो कि 2 माह के अंदर एक्सपायर होने जा रहा है। मैंने इस सिलसिले में एम्प्लॉयर से बात की थी, उसने कहा कोई मसला नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से नहीं निकल सकते किसी और कॉरिडोर कंट्री में वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो ये मैं आपको रीन्यू करवा दूंगा और ये हो जाएगा। और ये वाकई मैंने रिकॉर्ड पे देखा है कि बाज़ अफराद का ये एक्सपायर हो गया था तो उनका रीन्यू भी हो गया था। उनसे बात भी बाकायदा हुई है कि उनका रीन्यू हो गया। इसलिए अब्दुल मोमिन साहब आप परेशान ना हों, आपका ये हो जाएगा रीन्यू। जो आपके पास अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर या वर्क वीज़ा जो है ये आपका रीन्यू हो जाएगा, क्योंकि इसकी मुद्दत 6 माह होती है। CVU भी आपके पास है, लेकिन क्योंकि आप UAE में दाखिल नहीं हो सकते, और बांग्लादेश से करीब तरीन जो ज़रिया है वो है UAE, जहाँ से आप दाखिल हो सकते हैं। आपको मैं एक और मशवरा दूँगा, आप रब्ता करें जो इजिप्ट है वहाँ पर VFS से माल्टा या माल्टा एम्बेसी से रब्ता करें कि मेरे पास CVU अप्रूवल है। तो मेरा ख्याल है कि वो आपको इजाज़त देंगे, क्योंकि बांग्लादेश में ना तो माल्टा की एम्बेसी है और CVU तो VFS तो वैसे ही बंद चल रहा है। अगर वो आपसे नहीं लेते बांग्लादेश की हद तक, तो आप इजिप्ट में अप्लाई कर सकते हैं। टर्की मैं नहीं अब आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि टर्की में आपके पास TRC कार्ड चाहिए 8 महीने 6 महीने का, यानी टर्की का इकामा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, तो वो तो ज़ाहिर बात है आपके पास नहीं है। इजिप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इजिप्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इजिप्ट जो है वो माल्टा की रेड लिस्ट में है, डार्क रेड लिस्ट में नहीं है। वहाँ से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा स्टैंपिंग के बाद। लेकिन जाने से पहले, वीज़ा अप्लाई करने से पहले इजिप्ट का आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन आया जी मोहम्मद इस्माइल साहब का, ये टर्की में, और उन्होंने सवाल किया था कि मैंने टर्की में ही अपनी वैक्सीन करवाई है, मुझे फ़र्स्ट डोज़ लग चुकी है फाइज़र की, दूसरी डोज़ लगेगी मुझे 2 सितंबर को। तो मेरे लिए क्या करते हैं, क्या सजेशन है कि मैं कैसे माल्टा जा सकता हूँ। देखें, जब आप दूसरी डोज़ ले लेंगे वैक्सीन की, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कि आपके पास टर्की का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसको माल्टा अप्रूव करता है। आप जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है, और आप क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जिसके पास टर्की का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको माल्टा अप्रूव करता है, और क्वारंटाइन फ्री यानी क्वारंटाइन के बगैर एंट्री दे रहा है। आपका बहुत बड़ा वो क्या बचत हो जाएगी, आपकी सेविंग हो जाएगी कि जो 3-4 लाख रुपया लगना था इस ये क्वारंटाइन पे, तो आप इससे बच जाएंगे, इंतज़ार की कुफत से बच जाएंगे। और आप पहले टर्की हैं तो आपको किसी कॉरिडोर कंट्री में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप बहुत लकी हैं कि आप इस तरह जा सकते हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब, आपको मुबारक हो कि आपको क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करना पड़ेगा माल्टा के लिए, जो कि बहुत से लोगों को अभी भी अवेलेबल नहीं है और लोग बड़े परेशान हैं। ये तो हो गई बात मोहम्मद इस्माइल साहब की। एक और कमेंट आया है जुल्फ़िकार साहब का। जुल्फ़िकार साहब पूछ रहे थे आयरलैंड के मुतल्लिक कि आयरलैंड में पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अप्रूव किया जा रहा है या नहीं। जुल्फ़िकार साहब, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जो भी रिसर्च की आयरलैंड के हवाले से, और जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gov.ie, आप ख़ुद भी जाके ये वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ 6 मुल्क हैं एशिया के जिन्हें क्वारंटाइन फ्री एंट्री नहीं दी जा रही, और बदकिस्मती से उनमें पाकिस्तान भी है। वो 6 मुल्क कौन से हैं आप मेरे ये साइट पर देख सकते हैं। ये 6 मुल्क हैं। ज़्यादा
एशिया में बहुत बड़े ज़्यादा ममालिक आते हैं, लेकिन बदकिस्मती 6 मुल्क है और इनमें पाकिस्तान भी आता है। और आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए ये आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर है इंडिया, दूसरे नंबर पर है कज़ाकिस्तान, तीसरे नंबर पर है म्यांमार, चौथे नंबर पर है बांग्लादेश, पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान और मलाइशिया। ये 6 मुल्क हैं। हत्ता कि इंडोनेशिया भी इस लिस्ट से निकल गया 14 अगस्त को। आप खुद इमेजिन करें, जहाँ पर इतने ज़्यादा कोरोना केसेस चल रहे थे। लेकिन क्योंकि ये हर मुल्क का अपना कानून है तो हम इसमें कोई टांग नहीं अड़ा सकते, तो इसलिए आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये कबूल नहीं किया जाएगा, आपको भी उसी तरह गुजरना पड़ेगा जैसे कि बैन कंट्री वाले लोगों के साथ सलूक किया जाता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जैसे बाकी ममालिक ने डार्क रेड लिस्ट या अम्बर लिस्ट कह रखा है, आयरलैंड ने सिर्फ एक डेजिग्नेटेड कंट्री की लिस्ट बना रखी है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। वहाँ की ना कोई ग्रीन है, ना कोई अम्बर है, ना ऐसी कोई लिस्ट है, सिर्फ डेजिग्नेटेड कंट्री है जिससे हम बैन ममालिक कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी शामिल है। आपके पास वीज़ा है हर किस्म की, आपके पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और जो क्वारंटाइन की तफसीलात मुझे हासिल हुई हैं वो बहुत महंगी हैं। फ़ी नाइट 156 यूरो आपको चार्ज किया जाएगा फ़ी नाइट, और ये 12 दिन का आपको पैकेज लेना पड़ेगा और इसकी कीमत जो है तकरीबन 1850 यूरो बनती है। उसकी तफसीलात भी मैं आपको शो कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। जुल्फ़िकार साहब, ये तमाम बातें आप जहन में रखें, बहुत महंगा पैकेज है, ज़रा ख्याल से ध्यान से और उसके बाद ट्रैवल कीजिएगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा इंतज़ार कर लें। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने से अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्द सफ़र करना, तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। 6 मुल्क रह गए हैं तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद श्रिंक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो शायद पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल जाए तो आप क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल कर सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान डेजिग्नेटेड कंट्री की लिस्ट में शामिल है आयरलैंड की। तो आपके सवाल का ये जवाब था। एक और साहब भी थे, उनका नाम था हर्ष कश्यप, वो इंडिया से थे। उन्होंने चलो मुझे गालियाँ शालियाँ दी हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनका कमेंट पढ़ रहा था कि शायद वो मुझसे कुछ सवाल करेंगे कि मेरे मुतल्लिक जितना मुझे नाकिस इल्म है, जितना मुझे थोड़ा बहुत इल्म है, चलो मैं अपने इल्म के मुताबिक या कोई रिसर्च करके उनको बता दूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे बुरा भला कह दिया, तो कोई बात नहीं, आप इंडिया से, आपका इतना तो हक बनता है, हमारी तरफ से आपके लिए प्यार है, कोई इशू नहीं है, खुश रहें। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछ रहे थे लोग कि अब क्या करना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मुतल्लिक आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर करें। सच के जो अभी बात की जाएगी आपसे सच बोला जाएगा, झूठ आपके साथ बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। कोई क्लिक बीट गेम नहीं आपसे खेली जाएगी, कोई पैसा नहीं आपसे मांगा जाएगा, कोई सीवी के बिना पर, कोई कवर लेटर के बिना पर आप सीवी बनवाएं, कवर लेटर बनवाएं, आपकी मैं मुआवनत करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कोई चार्ज नहीं है, मेरा कोई पैसा नहीं है। अगर मैं कहूँ आपके पास को मुझे 10 रुपये भी दो तो मैं अपने लिए हराम समझता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस फेज़ से गुज़र रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि एजेंट हज़रात जो होते हैं वो क्या लोगों के साथ सलूक करते हैं। ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं कोई एजेंसी चलाता हूँ, और मेरे इस चैनल का मकसद लोगों को घेर के उनसे कोई हराम खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी इतनी सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जब भी ये सब्सक्राइबर बढ़ता है मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता, शायद ढेरों खून बढ़ जाता है मेरा। ये हकीकत बात है। मेरे अभी इस चैनल पे मेरे ख्याल 18-19 सब्सक्राइबर हैं। मैंने सब्सक्राइबर हाइड नहीं किए हुए, आप ख़ुद देख सकते हैं। मैं एक गोल लेके चल रहा हूँ कि 100 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएँ। तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ ताउन करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप मुझसे सवाल करें, मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आपको जवाब दूंगा। और कोई भी वीज़ा से मुतल्लिक, क्योंकि मैं 11 साल गल्फ़ कंट्रीज़ में रहा हूँ, मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो बंदा इस तमाम फेजेस से गुज़रा हो उसको बेहतर पता हो। आपका यूएई के मुतल्लिक कोई सवाल है वीज़ा के लिए, इकामा के लिए, रेजिडेंट वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए, कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। मैं अपने नाक़िस इल्म की बुना पर आपकी हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा। सऊदी अरब से कोई मुतल्लिक सवाल है, आप ज़रूर सऊदी अरब से मुतल्लिक, फ़्लाइट से मुतल्लिक, वीज़ा के मुतल्लिक सवाल करें, मैं आपको जवाब दूँगा। क्योंकि मैं 24 घंटे ये ऑनलाइन रहता हूँ, बात जो भी न्यूज़ आती है उनको देखता रहता हूँ, अपडेट लेता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद उस फेज़ में फंसा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माल्टा के लिए अप्लाई किया हुआ है, मेरे पास वर्क वीज़ा भी आ चुका है, और अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब माल्टा ट्रैवल करता हूँ। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, सऊदी अरब में 11 साल रहा हूँ। मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ। ये जी मेरा ही काम है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मेरे बैंक कार्ड्स हैं, और ये वो तमाम पासपोर्ट्स हैं जो मैंने इस सारे अरसे में रीन्यू करवाए हैं। अभी तो चलो खैर मेरे पास 10 साल का, ये कैंसिल हो गया वो पुराना,
ये फर्स्ट वन है और ये अब वाला है। ये तमाम पासपोर्ट और ये तमाम डॉक्यूमेंट है 11 साल के, जो भी हमने धक्के धुक्के खाए हैं खलीजी ममालिक में। तो अभी चलो ठंडे मुल्क का रुख करने का इरादा है, तो हमारी नीयत नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। हर बंदा जो अगर उसकी नेक ख्वाहिश है अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करने के लिए कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊँ, अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करूं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करूं, तो मेरा ख्याल अल्लाह भी उसकी मदद करता है। उसको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं परेशान हूं। ठीक है, वक्ती तौर पर ज़रा बंदा परेशान हो जाता है कि यार क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। तो मैंने जो भी बात कही है आप मुझसे इख्तलाफ़ करें, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को मेरा ख्याल है ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि सच्ची बात आपको बताई जाएगी, हकीकत बात बताई जाएगी, आपके जज्बात से नहीं खेला जाएगा, आपके साथ फ़ेक न्यूज़ शेयर कभी भी नहीं की जाएगी इस चैनल के थ्रू या मेरी ज़ुबान के थ्रू। आप इस बात पर भरोसा रखें। आप जब भी मेरी तस्वीर देखें या चैनल का नाम देखें, आप आंखें बंद करके क्लिक करें, आपको सच्ची न्यूज़ मिलेगी। मैं उन बंदों में से नहीं हूँ, कम से कम अपनी हद तक मैं ये बात कर सकता हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगा, मायूस नहीं करूँगा। इंडिया से भी जो भी बंदा इस हवाले से, वीज़ा के हवाले से परेशान है, फ़्लाइट्स के हवाले से, क्योंकि इंडिया से तो लंबे अरसे से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स बंद चल रही हैं, यूएई भी अभी खुला है 5 अगस्त से। शेंगन वीज़ा के हवाले से आपको कोई सवाल है, क्योंकि मुझे शेंगन वीज़ा के फिरते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इसी चक्कर में। एक और मैं बात बताता हूँ कि बाज़ एजेंट हज़रात जो होते हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। माल्टा की हद तक मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई एजेंट का राब्ता या नंबर है तो वो आपको कहता है जी आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई कर देता हूँ। वो क्या कहता है जी मुझे CV भेज दो, कवर लेटर भेज दो, मैं अप्लाई कर दूँगा। वर्क वीज़ा के अप्लाई करने के लिए सिर्फ CV और कवर लेटर नहीं चाहिए होता। पहली बात आप ये जहन में रखें। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? आपका मुकम्मल पासपोर्ट चाहिए होता है जो आपने स्कैन करवाया हो और नोटरी पब्लिक से बाकायदा तौर पर स्टैंप हो और सिग्नेचर हो नोटरी पब्लिक के। मुकम्मल पासपोर्ट के ग्रीन कॉपी आपने मुकम्मल पासपोर्ट स्कैन करवाना है, वो उसकी प्रिंट निकलवाने हैं कलर कॉपी में, और उसको कलर कॉपी को आपने नोटरी पब्लिक से स्टैंप करवाना है और साथ उनके सिग्नेचर चाहिए। मुकम्मल पासपोर्ट। इसके अलावा CV जो है वो भी नोटरी पब्लिक साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा। कवर लेटर पर भी नोटरी पब्लिक जो है वो स्टैंप लगाएगा और सिग्नेचर करेगा। मुकम्मल पासपोर्ट हो गया। और ये हो गया एक अहम और डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर काम नहीं चलता, वो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये भी मैंने बनवाया। इसके मतलब भी आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है, मिनिमल फ़ीस है इसकी। तो ये डॉक्यूमेंट भी लाजमी चाहिए। याद रखें, कोई भी एजेंट इनमें से अगर एक चीज़ भी कम आपसे मांगता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ये कोई एजेंट नहीं है, ये कोई मुझे लूटने की चक्कर है, ये चोर है या डकैत है या जो भी है, ये मुझे लूटने के चक्कर में है, मुझे मेरे पैसे खाने के चक्कर में है। ये सिर्फ मेरे जज्बात से खेलेगा, टाइम से खेलेगा और कुछ भी नहीं है। अगर इन तमाम डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट भी वो कम आपसे मांगता है तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, आपके पास कोई एजुकेशनल चीज़ें हैं यानी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप ज़रूर भेजें। लेकिन ये जो मैंने चंद चीज़ें आपको बताई हैं ये आपके पास मुकम्मल तौर पर होने चाहिए। और जो ऑथेंटिक एजेंट होगा वो आपसे ये चीज़ें लाजमी रिक्वायर करेगा कि ये चीज़ें लाजमी मुझे प्रोवाइड करो, तो फिर मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए फ़ेक एजेंट के चक्करों में आप ज़रूर रब्ता करें। मैं आपको बता दूँगा कि ये कैसे आपको चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है या क्या कर रहा है क्या नहीं। आप कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ही हैं। चलो क्वालिटी सब्सक्राइबर हों, अच्छे सब्सक्राइबर हों, तो मैं फ़िलहाल गोल लेके चल रहा हूँ 100 सब्सक्राइबर का। तो उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं शाम को मज़ीद कोई अपडेट लेके। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।